बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे और इसके बाद हम बात करेंगे लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ये कुछ चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं, इनको हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हमको लेके चलते हुए जाएंगे। देखें, हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहली टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस वो होते हैं जो डिफाइंड हों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ज़रिए। बड़ी सीधी सी यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे आपके पास बच्चों हो गया 2x प्लस 5 3x प्लस 7, और अब इनके आगे मज़ीद हमारे पास बच्चों इसकी टाइप्स हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। क्लासीफाई अलजेब्राइक फंक्शंस एज फॉलोस। ये आपके पास नीचे जितने आ रहे हैं, यानी इसकी 5 टाइप्स आगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की हैं। ये जो 5 हैं ये सारे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बच्चों कौन कौन सा फंक्शन आ जाता है? पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरह की इक्वेशन होती है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे a नॉट आ जाता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होती है ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है। अगर इक्वल टू सम f ऑफ x लिखा है या p ऑफ x लिखा है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर इक्वल टू 0 लिखा है तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा, इक्वलिटी भी नहीं यूज़ हुई, तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह की बच्चों हमारे पास जो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे आपके पास देखें पी एक्स इक्वल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 4, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिग्री 4 का पोलिनोमियल फंक्शन है। आप लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 3, तो हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 3 का। फर्ज करें हमारे पास कोई भी फंक्शन हम लिख लेते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इसमें टर्म्स मिस भी हैं लेकिन कोई बात नहीं। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 5, तो इसका मतलब ये होगा ये पोलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 5। पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 5, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास लीनियर फंक्शन है जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, जैसे 3x प्लस 4 आ गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन किस में होगा? इसमें जो आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों वो फंक्शन होता है जिसमें जो इनपुट मिले वही आउटपुट मिल जाए, यानी जो इनपुट हम देंगे वही आउटपुट हमें मिल जाएगी। सेम सेट से सेम सेट पे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, और डिफ़ाइन इसको करते हैं आइडेंटिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x। इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक फंक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, ठीक है। और ये f जो है सेट x से सेट x पर ही है। अब यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें आप इनपुट देते हैं 1, तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट भी 1 मिल जाएगी। आप इनपुट देते हैं 2, तो आपको आउटपुट भी 2 मिल जाएगी। तो जो इसकी डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी। उसके बाद बच्चों उनकी ज़रा आप डोमेन रेंज भी चेक कीजिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास जो है, इसमें अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट x जो है जो हमारा डोमेन है, जो अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, देन इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। ऑल जितने भी हमारे पास आउटपुट आएंगे वो सारे के रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। और उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, और ये पोलिनोमियल फंक्शन, इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, और जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी 0 आ सकता है या पॉजिटिव इंटीजर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई रैशनल नंबर, कोई नेगेटिव नंबर इंक्लूड होगा तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो फंक्शन है जिस
के अंदर आप कोई भी इनपुट रखें, आउटपुट आपको हमेशा सेम मिलती है। हमें भी इसकी ग्राफिकल के ऊपर बात नहीं कर रहे। देखें, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट रखें, आप यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 यानी एट x इज़ इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 कितना आपके पास आ जाएगा, वो 2 ही रहेगा। आपको कहा जाता है एफ ऑफ 2 फाइंड करें, तो यहाँ पे तो हमने 2 रख दिया, जहाँ यानी एफ ऑफ 2 का मतलब है फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 2 रख दें। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसका मतलब ये तो 2 ही रहेगा। एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करें तो ये भी 2 ही रहेगा, एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करें तो ये भी 2 रहेगा। तो इसकी हमेशा वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही होती है, इसकी आउटपुट हमेशा एक कांस्टेंट आ रही होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद रैशनल फंक्शन है बच्चों। रैशनल फंक्शन हमारे पास जो है कांस्टेंट फंक्शन की अच्छा जो हमारे पास रेंज होती है वो वही खास नंबर होता है जो हमें बार बार मिल रहा होता है, ठीक है। और इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पोलिनोमियल्स आ जाएं, ठीक है, पी एक्स ओवर क्यू एक्स सच डैट क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात कई दफ़ा पहले भी की जा चुकी है कि जहाँ पे क्यू एक्स 0 हो जाएगा वहाँ पे तो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम क्यू एक्स को 0 नहीं रखेंगे। इसके अलावा क्यू एक्स कुछ भी रख लें, पोलिनोमियल कोई भी रख लें, तो पी एक्स ओवर क्यू एक्स, पी एक्स भी एक पोलिनोमियल, क्यू एक्स भी एक पोलिनोमियल, इस तरह का जो फंक्शन होगा इसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है फॉर द पॉइंट्स, जो उन पॉइंट्स को छोड़ के जो क्यू एक्स को 0 बनाते हैं, उन पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे बच्चों। इस तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं, हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि आपने वो पॉइंट्स कैसे छोड़ें। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल डिस्कशन की, हमने इस पर चैप्टर्स पढ़े पूरे, और उसके बाद हमने, आपको याद होगा, इसकी डोमेन और रेंज के ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन की थी कि इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये 2n+1π/2 क्यों आता है, ये n क्यों आता है, इसको हम क्यों छोड़ देते हैं, ये सारी डिस्कशन पहले हो चुकी है, सिर्फ आपने उसको दोहराना है। और जो मैंने इसको आपको बातें बताई हैं इन लेक्चर्स के अंदर डोमेन और रेंज के बारे में, उनको आप जहन में रख के जब आप इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये आपके पास 6 फंक्शंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनके इन्वर्सेस फाइंड आउट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो हमने पढ़ा बच्चों फर्स्ट ईयर में, तो उसमें हमने उसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट की थी, आपको याद होगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके उसके बाद हमने उसको उल्टा दिया था। मैंने डोमेन और रेंज पे पहले भी फर्स्ट ईयर में बात की थी। अच्छा, तो ये हमने फाइंड आउट की हुई है। चैप्टर नंबर 13 आप देखेंगे तो वहाँ पे जो मैंने टेबल था वहाँ पे पूरा वो टेबल आपको समझाया था, उसको दोबारा देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारा वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा हो, वो चाहे e⁻x हो या a⁻, कोई आपके पास बच्चों कोई भी आपके पास होगा इस तरह का फंक्शन y इज इक्वल टू e⁻x समथिंग, y इज इक्वल टू 2⁻x, तो ये आपके पास जो फंक्शंस हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन है जो हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, x इज इक्वल टू e⁻y अगर हमारे पास लिखा हो, इसको अगर हम लॉग में लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह लिखा है x इज़ इक्वल टू a⁻y, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a⁻y इज़ इक्वल टू x। तो अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग, ये जो हमारे पास बेस है ये बेस ए ही रहेगी, और जो ऊपर वाली दो चीज़ें ये इंटरचेंज कर जाएंगी, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा बच्चों और इज़ इक्वल टू y आ जाएगा।
मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास लिखा हुआ है, आ जाता है 10 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 100। हमें कहा जाता है इसको लॉग में कन्वर्ट करें। तो लॉग इसका कैसे फाइंड आउट, हम लिखेंगे इसको लॉग विद बेस 10 ऑफ, इन दोनों को इंटरचेंज करें, ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 2। कोई भी आपके पास आ जाता है, फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है 5 टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू, आपको पता है ये होता है 125। तो जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, लॉग विद बेस 5 ऑफ 125 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है। इसी तरह आपको याद होगा कि फ़र्ज़ करें हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं, फ़र्ज़ करो हम लिखते हैं 5 टू द पावर 0, तो कितना होगा, 1 होगा। अब अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, तो लॉग विद बेस 5 ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब किसी नंबर की पावर 0 लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, इसका मतलब है लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। तो अब लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो हम उसका आंसर हमेशा 0 आएगा बच्चों। और जहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं कि आपकी जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। आपकी बेस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसको हम कभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन आप लोगों ने अभी ये याद रखना है कि ये यहाँ पे ऐसा ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों ने बच्चों ये याद रखनी है कि लॉग, अगर हम आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसके इनपुट कोई भी नेगेटिव नंबर कभी नहीं हो सकता। कोई भी नेगेटिव नंबर लॉगरिथमिक फंक्शन की इनपुट हमेशा कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी आप लॉगरिथमिक फंक्शन की इनपुट के तौर पे किसी नेगेटिव नंबर को नहीं दे सकते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, आप फ़र्ज़ करें आपके पास ये आपके पास लिखा गया 10 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 100 आ गया है आपके पास। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप लेते हैं 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 बच्चों क्या आ जाएगा, 1/100। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.01। ठीक है, जब 1/100 आ गया। अब आपके पास जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 10 ऑफ 1/100 इज़ इक्वल टू -2। इनपुट तो आपने क्या दिया, यहाँ भी 1/100 इनपुट दिया है आपने। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेस है आपकी वो चूँकि ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 रहेगी हमेशा, तो उसकी पावर जितनी मर्ज़ी आ जाए, यहाँ पे जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है, फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर, फ़र्ज़ करें आपके पास, अच्छा फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर तो सिर्फ ले सकते हैं ना पॉजिटिव। 2 ले लेते हैं या 1/2 ले लेते हैं। उसकी आप कोई भी पावर बनाएं, आप इसकी पावर 2 रखें या इसकी पावर -2 रखें, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा ना, यहाँ पे बच्चों हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है जब इसकी रिप्लेसमेंट होगी तो ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे अगर जब फ़र्ज़ करो यहाँ पे लॉग बनेगा, तो लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विद बेस 1/2 इज़ इक्वल टू -2। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे जो इनपुट है ना, इनपुट वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हम इनपुट नेगेटिव नहीं दे सकते, आपने याद रखनी है बात।
फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, और हमें कहा जाता है कि आप चेक करें कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। जब हमने क्वेश्चंस किए इवन और ऑड फंक्शन पे, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हम इसको चेक ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसमें x की, अगर फ़र्ज़ करें x पॉजिटिव है तो हम माइनस एक्स को यहाँ पे बच्चों पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है उसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं हो सकता। तो यह बात आपने याद रखनी है, इसलिए हम इवन और ऑड के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन को चेक नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों हमारे पास और इसमें अगर हमारी बेस 10 होगी तो उसको कॉमन लॉग बोलेंगे, और अगर हमारी बेस ई होगी आइलर्स नंबर तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद हमारे पास बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शंस, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमने पढ़ा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये कैसे बनते हैं इनको भी हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स हम 2.8 में सीरीज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रूव करके भी देखेंगे कि किस तरह से हम इनको बिल्टअप भी कर सकते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज़ वगैरह हम पढ़ेंगे जब इसी एफएससी पार्ट 2 में 2.8 पढ़ रहे होंगे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास ये फार्मूला है बच्चों, और यहाँ पे याद रखें इट्स डिटरमिनेंट रेंज और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, किसकी? साइन हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन कॉस हाइपरबोलिक एक्स में यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड होगा, और यहाँ पे 1 से शुरू होगी। 1 से क्यों शुरू हो रही है? फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे एक्स की जगह एक्स इनपुट के तौर पर हम एक्स की जगह बच्चों रख देते हैं 0, तो क्या आ जाएगा? e की पावर 0 1 प्लस e की पावर माइनस 0, ये भी 1 1 प्लस 1 2 2 ओवर 2 1, तो हमारे पास आंसर क्या है? 1। अब आप कोई भी नंबर रख के देखें, फ़र्ज़ करो आप 0 के अलावा कोई भी नंबर रखते हैं 1 या 2 या 3 या -1 या -2 या -3, वो जो यहाँ पे चूँकि हमारे पास x है और यहाँ माइनस एक्स है, तो 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -3 आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो आंसर है 0 के अलावा जो भी नंबर रखेंगे इसका आंसर हमेशा 2 से बड़ा आएगा। जब 2 से बड़ा आएगा तो 2 पे डिवाइड करने से जवाब 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब है 1 से शुरू हुए आंसर्स और कहाँ तक जा रहे हैं? अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी रेंज ये होगी, और बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास ये है। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनको आप लोग याद रख लें, अभी हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, इनको आप लोग देख लें ध्यान से, हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लिसिट फंक्शन बच्चों वो होते हैं जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली अलग अलग तौर पे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे देखें, फर्स्ट करो आपके पास बच्चों y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, इस तरह से हम इसको अलग से लिख सकते हैं। जैसे y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो देखें y अकेला एक तरफ है, बाकी यहाँ पे y इंक्लूड नहीं है कहीं भी, यहाँ पे सिर्फ x है। तो y इन टर्म्स ऑफ y इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली, अलग अलग तौर पे y को x की टर्म्स में लिखा गया है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, जैसे y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन जहाँ पे x और y मिक्स्ड हो जाएंगे और उनको हम अलग अलग नहीं कर सकेंगे, उनको हम एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकेंगे, तो बच्चों उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन y एंड x आर सो मिक्स्ड दैट वी कैनॉट सेपरेट देम। जैसे फर्ज करें यहाँ पे बच्चों सेपरेटेड हम देखें, x सारा एक तरफ है और y एक तरफ है, y सिर्फ अकेला एक तरफ है, बाकी सारा x जो है ना वो एक तरफ है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। और जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखें यहाँ पे x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 2। अब देखें हम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, हम इसको अगर कोशिश पे करेंगे तो नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, कि x और y जो है मिक्स्ड आ रहे हैं, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसको सिम्बॉलिकली हम बच्चों इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ x कॉमा वाई इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से हम इस फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ भी इस फंक्शन के अंदर भी y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
किसी फंक्शन को अगर हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लें, कोई थर्ड वेरिएबल जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं उसको इंट्रोड्यूस करवा के अगर लिख लें, जैसे आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ये आपके पास बच्चों सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और ये आपके पास इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और ये आपके पास हाइपरबोला की। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो और ये चूँकि एक फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही होती हैं इसलिए हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। कंबाइंड इवन और ऑड फंक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं लिमिट्स एट इन्फिनिटी। वैसे हमने स्टडी किया डिफरेंट फंक्शंस की लिमिट्स को, एफ ऑफ एक्स या मल्टीप्लाइड फॉर्म में जो फंक्शन दो आ गए, या क्वोशिएंट फॉर्म में दो फंक्शन आ गए हैं जो, और उनके ऊपर हम कोई लिमिट फाइंड अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड फॉर्म ना बन रही हो तो हम लिमिट को पुट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी जो लिमिट थी वो किसी नंबर को अप्रोच कर रही थी, और यहाँ पे अब हमारे पास जो केस है उसमें लिमिट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी को। तो उस वक्त हमारी लिमिट्स, हमारे आंसर्स क्या आएंगे इसको हम ज़रा देख लेते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्ज करें आपके पास 1/x है, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0 होती। मैं आपको बच्चों इसको समझाता हूँ, इस चीज़ को हम समझते हैं यूजिंग द ग्राफ। अब फर्ज करें आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो आपके पास जो बच्चों 1/x जो होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है। 1/x का ग्राफ जो होता है बच्चों वो कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, इस तरह से। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। अब इसके अंदर आप जिस तरफ से भी, यानी देखें यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज़ देखें, ये जो आपके पास ग्राफ होती है उन ये आपके पास x y पॉइंट्स होते हैं, उनसे मिलकर ये ग्राफ बनता है। अब आपकी x वैल्यूज़ जो हैं, अगर हम उसको यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास ये जो y एक्सिस होता है ना, इसकी होती है x इज इक्वल टू 0। अगर हम राइट साइड से x इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करेंगे, x इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या देखें, हमारे पास जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि लिमिट, अगर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, जो ऊपर प्लस का साइन है ये राइट साइड बताते हैं, फ्रॉम राइट साइड, तो 1/x इसका बच्चों आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, अगर हम 0 को अप्रोच, देखें x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस, अगर हम इसको 0 को इसको अप्रोच करें फ्रॉम लेफ़्ट साइड, इस तरफ से इसको अप्रोच करें, तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है 1/x यहाँ पे आएगा, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम देखते हैं इस ग्राफ को, अगर हम अप्रोच कर देंगे, अगर हमारी x की वैल्यूज़ जो है अप्रोच कर रही हैं अप टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, मैं इस ग्राफ को दोबारा बनाता हूँ, आप इसको ज़रा अच्छी तरह देख लें। फर्ज करें बच्चों हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, इसमें हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का है और कुछ इस तरह का, ये दोनों सेम है, सिमेट्रिक है अबाउट द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बच्चों, अगर हम हमारी x की वैल्यूज़ जो हैं वो अप टू इन्फिनिटी अप्रोच कर रही हैं, हमारी x की वैल्यूज़ जो है ना अप टू
प्लस इन्फिनिटी जा रही हैं। तो हमारा ग्राफ किस लाइन के करीब आता जा रहा है, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी कर्व 0 की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इज़ इक्वल टू 0। और इसी तरह जैसे जैसे इस कर्व को आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कर्व, ये यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे बच्चों हमारी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के करीब होती जाएगी। और देखें जब हम हमारा x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो हमारी कर्व देखें वो x एक्सिस के करीब होती जा रही है, यानी y इज़ इक्वल टू 0 के करीब होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x, क्योंकि यहाँ भी 0 को अप्रोच कर रही है कर्व, तो यहाँ ये भी 0 के इक्वल होगा। ये दो चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे एक और चीज़ आगे बताई गई है कि फ़र्ज़ करें आपके पास लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, यानी आपका x जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और आपके पास जो एक्सप्रेशन या फंक्शन जाता है जिस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है वो कुछ इस तरह का a/x टू दी पावर p। तो बच्चों ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। दो शर्तें हैं इसके लिए। पहली शर्त a जो आपका है वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी शर्त p इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर आपका p यानी x टू दी पावर में जो p आपके पास x के एक्सपोनेंट में जो आपको p नज़र आ रहा है, ये p कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, तो उसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, उसका आंसर 0 आएगा। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास बच्चों यहाँ पे आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -5/x टू दी पावर 3। अब देखें ये -5 एक रियल नंबर है, ठीक है, और x टू दी पावर 3 p की जगह क्या आ रहा है 3, विच इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव भी है और रैशनल भी। इसका मतलब हम बड़े आराम से कह देंगे कि इसका आंसर क्या है हमारे पास 0। इसी तरह फ़र्ज़ करो हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और बच्चों यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4/x टू दी पावर 5/2, और आपको कहा जाता है कि बताएं इसका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर 0 है, क्योंकि आपकी दोनों शर्तें पूरी। पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त आपकी ये थी कि आपका जो a है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर, तो 4 तो एक रियल नंबर है। या अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और 5 लिख के ऊपर स्क्वायर रूट पे लिख दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट 5 की रियल नंबर है और x की पावर में जो p है वो एक पॉजिटिव और रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर भी 0 होगा। इस तरह की बाकी एग्जांपल्स बहुत सारी आप खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखें इवैल्यूएशन की जब बात आएगी, आप लोग इसको ज़रा अच्छी तरह समझिएगा। जब इवैल्यूएशन की बात आएगी, लिमिट एट इन्फिनिटी को हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे और हमारे पास रैशनल फंक्शंस हैं 5x टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1, या आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में किसी भी तरह का कोई फंक्शन आ जाता है 5x की पावर 4, या ये देखें जैसे यहाँ पे आया हुआ है, और आगे स्क्वायर रूट वाले फंक्शन भी आएंगे। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, उससे आपने डिवाइड करना है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। बच्चों यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्या है, x टू द पावर 3 है ना, और हमारा x, दूसरी बात यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पावर जो है हमारे पास है वो 3 है, हाईएस्ट पावर। हमने देखना कहाँ है, डिनोमिनेटर में। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये देखनी है कि हमारा x जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है
या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर हमारा एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा एक्स पॉजिटिव है, और अगर हमारा एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा एक्स नेगेटिव है बच्चों। तो अब देखें हमारा एक्स चूँकि पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और पावर यहाँ पे कितनी है 3, तो इसका मतलब ये होगा तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, हमारा एक्स जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव है। जब एक्स पॉजिटिव है और इसकी पावर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर कितनी है 3, तो इसका हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बचो एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब से हम ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर वाला जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा और नीचे भी जो पोलिनोमियल होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जब ऊपर भी जो फंक्शन होगा नीचे भी इससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद अपनी लिमिट को अप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखें एक्स क्यूब से हमने क्या किया बच्चों, नीचे ऊपर डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे 5x बच गया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, तो माइनस 10 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और उसके बाद माइनस 3 बच गया प्लस 10 ओवर, यानी 10 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ओवर एक्स और 50 ओवर एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें 5x, तो 5x की जगह बच्चों इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा, तो x 5 इन्फिनिटी से जो मल्टीप्लाई होगा, असल में इन्फिनिटी नंबर नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी खाली x होता तो वो भी इन्फिनिटी आता, चल जाए कि यहाँ पे बच्चों हमारे पास 5x आ गया, तो 5 को बाहर निकालेंगे, x पे जब लिमिट लगाएंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी बच्चों। और -0 + 0 और नीचे हमारे पास है -3 + 0 + 0, तो हमारे पास आ गया इन्फिनिटी इंटू -1/3। तो बच्चों इस नेगेटिव को शुरू में लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा -इन्फिनिटी। तो इसका याद रखेंगे, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जहाँ पे जो है इसका आंसर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं है। इसको दूसरे एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 को, यहाँ पे देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है -इन्फिनिटी, और नीचे हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम किस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे बच्चों, देखें यहाँ पे हमारे पास x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, इसका मतलब है x हमारा नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे नेगेटिव x, और ऊपर पावर कितनी, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर कितनी है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x⁵। तो -x⁵ से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म बनेंगी उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें जो हमने -x⁵ से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी, तो 4x⁴ ओवर -x⁵ आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे -4/x, यानी नीचे आपके पास आ जाएगा -x⁵, तो -7 आ गया, और x⁴ पावर ऊपर थी नीचे 5 थी, तो नीचे x बच गया, और यहाँ x³ ऊपर नीचे x⁵, तो नीचे x² बच गया, और ये सारा हमने लिख लिया। अब जो देखें जो हमने रूल पढ़ा -4/x, इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो -4 एक रियल नंबर है और नीचे x⁴ है, 1 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका मतलब इसका आंसर 0। इसी तरह इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0 आ गया, तो 0/-3, तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। इसकी जो ये वाले एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल ये जो है बच्चों आपके पास इसके 2 पार्ट हैं, आप लोगों ने इनको करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को इसकी समझ आई है या नहीं। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।